दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ में जीके एंड जीएस के बारे में क्या कर रहे थे, हम अध्ययन कर रहे थे। आप सभी को पता है आरपीएफ में जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सभी टॉपिक क्या होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी जगह से क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे थे जो पीछे आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन हो या रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हो या एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, और दिल्ली पुलिस में, खास करके दिल्ली पुलिस में पूछे हुए क्वेश्चन आरपीएफ में भी सेम के सेम पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न है। दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, किस पे चर्चा करने वाले हैं। हिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें किसकी क्या हुई थी, विजय हुई थी। आपको ये पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो हम पानीपत के जितने भी युद्ध हैं या इसके पास में और भी, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और उसके बाद में जयचंद गढ़वाल के साथ लड़ा गया चंदेरी का युद्ध है, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। इस बक्सर के युद्ध के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो प्रमुख जो युद्ध हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो तराइन के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी ये आपसे पूछा है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं बाबर, अकबर, अहमद शाह अब्दाली और कौन सा, मीर कासिम। तो आपको ये बताना है कि तराइन के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछ लिया जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है तो आपसे पूछ लिया जाए 1526 में होता है। और किस किस के बीच में होता है। एक तरफ तो कौन थे, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे और दिल्ली सतलज के भी क्या थे, अंतिम शासक थे। इब्राहिम लोदी वर्सेज किसके बीच में होता है, बाबर के बीच में। इसमें बाबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। जैसे मैं इस प्रकार से गुड़ का निशान लगा रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि इनकी विजय हुई है और इनकी क्या हुई है, पराजित हुई है। इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में मारे जाने वाले भारत के प्रथम शासक थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो यहीं पे क्या होती है, दिल्ली सतलज का तो अंत हो जाता है और मुगल वंश की क्या रखी जाती है, यहीं पे नींव रखी जाती है। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। और 1556 में किस किस के बीच में होता है आपसे पूछ लिया जाए तो हेमू और अकबर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, हेमू वर्सेज अकबर के बीच में। किसके बीच में, अकबर के बीच में होता है। और इसमें कौन जीत जाता है, अकबर इसमें जीत जाता है और हेमू क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है। तो 1761 में होता है, 1761 में। और इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध होता है। किस किस के बीच में, अहमद शाह अब्दाली तो जीत जाते हैं। इसका आंसर तो होगा अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और हारते कौन हैं, मराठे इसमें हार जाते हैं। मराठों के बीच कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाते हैं और मराठे क्या होते हैं, इसमें हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम और युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। बक्सर का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए 1764 में होता है। और कौन जीतता है, मीर कासिम। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि कई बार आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखो दोस्तों, कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध
तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के मध्य कौन सा युद्ध होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का क्या होता है? प्रथम युद्ध होता है। इसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। और हारता कौन है? मोहम्मद गोरी इसमें हार जाता है। बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध आपसे पूछ लिया जाए कब होता है? 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किस किस के बीच में होता है? वो ही मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। वर्सेज कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और इसमें कौन जीतता है? इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? हार जाता है। क्यों हार जाता है? उसके पीछे आगे रीजन है। इसका साथ, गोरी का साथ कौन देता है? इसका ससुर जयचंद गढ़वाल। क्योंकि ये संयोगिता के साथ क्या करता है? गंधर्व विवाह करने का काम करता है। इसीलिए जयचंद गढ़वाल क्या हो जाते हैं? इसके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इस युद्ध में हार का प्रमुख बड़ा कारण बनता है। इसके बाद में इसके ससुर के साथ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है आपसे पूछ लिया जाए तो? चंदेरी का युद्ध या चंदावर का युद्ध। तो लिखो दोस्तों, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होता है आपसे पूछ लिया जाए तो? मोहम्मद गोरी वर्सेज किसके बीच में? जयचंद गढ़वाल के बीच में कौन सा युद्ध होता है आपसे पूछ लिया जाए? चंदावर का युद्ध होता है। और कब होता है? 1194 में। कब होता है ये? 1194 में होता है। और इसमें कौन जीतता है? इसमें जयचंद गढ़वाल हार जाता है और मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। इसके बाद में और हम युद्धों के बारे में बात करते हैं। जैसे खानवा का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध ये कई बार पूछा जाता है। कब होता है? 1527 ईस्वी को होता है। डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी इतनी ज़्यादा, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। इसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है। और हार कौन जाता है? मेवाड़ का राणा सांगा हार जाता है। मेवाड़ का राणा सांगा क्या हो जाता है? इसमें हार जाता है। और बाबर क्या होता है? खानवा के युद्ध में जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है आपसे पूछ लिया जाए? चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 ईस्वी में होता है। 1539 ईस्वी में किस किस के बीच में होता है? शेरशाह सूरी और बाबर के बीच में होता है। शेरशाह सूरी इसमें जीत जाता है। कौन? शेरशाह सूरी वर्सेज बाबर के बीच में होता है। इसमें क्या हो जाता है? बाबर जीत की क्या हो जाती है? हार हो जाती है बाबर के बीच में। इसमें शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी जीतता है और बाबर हार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। आपसे एक पूछा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध, वो कहाँ पे होता है? जैतारण पाली में। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। सुमेल का युद्ध। और ये भी किन किन के बीच में होता है? शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में। शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच में। मारवाड़ का शासक था कौन? मालदेव के बीच में कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कब होता है आपसे पूछ लिया जाए? 1544 ईस्वी को होता है। 1544 ईस्वी में। इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है और मालदेव क्या होता है? इसमें हार जाता है। तो शेरशाह सूरी इसमें एक
कथन कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब एक छोटी सी रियासत के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। इस युद्ध, इसमें इतना भयंकर युद्ध हुआ कि शेरशाह सूरी को हार होते होते बची थी। इसमें मालदेव की सेना इतनी भयंकर खतरनाक थी कि मालदेव की सेना ने शेरशाह सूरी के घुटने पर लाकर रख दिया था। तो शेरशाह सूरी एक कथन कहते हैं कि मैं एक छोटी सी रियासत, मतलब एक मुट्ठी भर रियासत के लिए हिंदुस्तान की क्या खो बैठता, बादशाहत खो बैठता। ये कथन किसका है? तो ये कथन शेरशाह सूरी का है। और कौन से युद्ध में कहा था आपसे पूछ लिया जाए तो गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। और गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 ईस्वी को क्या होता है? 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध होता है, 1544 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, एक और लिख लो दोस्तों, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। कौन सा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए कब होता है? 1757 ईस्वी को होता है। और किस किस के मध्य होता है आपसे पूछ लिया जाए? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। अंग्रेजों की क्या हो जाती है? इसमें जीत हो जाती है और सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो ये था आज का हमारा पानीपत के युद्ध के बारे में क्वेश्चन। और अनेक युद्धों के बारे में हम हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके और किस प्रकार से आपको ये युद्धों को, डेटों को याद रखनी है, कौन इसमें जीता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार से हमने क्वेश्चन के माध्यम से अनेक क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध में किसकी विजय हुई थी। पहले तो हमें यह याद होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कि पानीपत का यह तो तीसरा युद्ध था, परंतु आपसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 को होता है। और 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ आपसे पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। देखो, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, इसमें बाबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है और इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश का भी क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और साथ ही दिल्ली सतलज का अंत हो जाता है। और इस युद्ध के बाद में ही क्या होता है? दिल्ली सतलज के स्थान पे कौन सा वंश आ जाता है? मुगल वंश आ जाता है। और इसके बाद में 1526 के बाद में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हमारे भारत पे शासक कौन करने का काम किया? किसने किया था? तो आपसे पूछ लिया जाए तो मुगलों ने किया था। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रभाव था। यह अभी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सतलज का अंत किस युद्ध के बाद में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हुआ था। मुगल वंश का उदय कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हुआ था। ये कथनों में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको थ्योरेटिकल रूप से भी तैयार होना जरूरी है। अकेले ऑप्शन पे आप डिपेंड होना जरूरी नहीं है। आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन में घुमा सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है आपसे पूछ लिया जाए तो 1556 में पानीपत का क्या होता है? द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का 1526, इसके ही 30 वर्ष बाद कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और हेमू और किसके बीच में होता है? अकबर के बीच में होता है। इसमें हेमू को क्या होती है? हार का सामना करना पड़ता है। और मुगल वंश का शासक अकबर की क्या होती है? इसमें विजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। मीर कासिम की क्या होता है? इसमें पराजित होती है। और अंग्रेजों की क्या हो जाती है? इसमें विजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरपीएफ में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था और दिल्ली पुलिस के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युद्धों से यदि क्वेश्चन आता है तो या तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, या पानीपत के जितने युद्ध हुए हैं वो पूछे जाते हैं, या तराइन के जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चर्चा करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी को होता है। और 1191 ईस्वी में किन किन के मध्य होता है आपसे पूछ लिया जाए तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी जी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। इसके ही अगले साल
मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, वापस से तराइन का द्वितीय युद्ध करते हैं। और तराइन के द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 में। इसी के एक साल बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। और इसके युद्ध के ठीक कुछ दिनों बाद जैसे 1994 में चंदावर का युद्ध करते हैं। कौन, ये इसके ससुर हैं पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, भारत का प्रथम गंधर्व विवाह पूछ लिया जाए तो मौर्य काल में हो गया था, परंतु मध्यकाल में भारत का प्रथम गंधर्व विवाह पृथ्वीराज चौहान ने किया था संयोगिता के साथ। तो गढ़वाल जी क्या हो गए थे, इससे नाराज हो गए थे और इन्होंने किसकी सहायता कर दी थी, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता कर दी थी। तो अब मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, चंदावर का युद्ध लड़ते हैं। और चंदावर के युद्ध में किसके साथ लड़ते हैं, जयचंद गढ़वाल जी के साथ लड़ते हैं। इसमें जयचंद गढ़वाल जी की क्या हो जाती है, 1194 में ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें जयचंद गढ़वाल जी हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जी जीत जाते हैं। इसके बाद में मोहम्मद गोरी की खोखर जाति के द्वारा नमाज अदा करते हुए वक्त क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है कैथुन के डाकुओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, डाकुओं द्वारा व खोखर जाति के विद्रोहियों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की जाती है नमाज अदा करते समय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, अगले युद्धों के बारे में बात करते हैं। जैसे पलासी का युद्ध हो गया। पलासी का युद्ध कब होता है, 1757 में होता है। और पलासी का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, हार हुई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य होता है। राणा सांगा क्या हो जाते हैं, इसमें हार जाते हैं, और बाबर क्या हो जाते हैं, इसमें जीत जाते हैं। जैसे इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर को हार मिली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 ईस्वी में होता है। चौसा का युद्ध बाबर व शेरशाह सूरी के मध्य होता है। शेरशाह सूरी इसमें जीत जाते हैं और बाबर इसमें हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। ये भी वेरी वेरी मोस्ट युद्ध है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गिरी सुमेल का युद्ध सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था, तो 1544 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, किन किन के मध्य हुआ था, तो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। मालदेव मारवाड़ का शासक था, इसने खूब इसके साथ लड़ने का काम किया था। शेरशाह मालदेव के सेनापति थे जेता तथा कूपा ने युद्ध में खूब लूटमार मचाई और शेरशाह सूरी की सेना को क्या ला दिया था, घुटनों पे ला दिया था। अंतिम क्षण में कौन जीते थे, शेरशाह सूरी जीते थे। इसलिए शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब एक छोटी सी रियासत के लिए मैं संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, क्योंकि हार जाता तो उसकी बादशाहत क्या हो जाती, वहीं पे ही खत्म हो जाती। इसीलिए शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह कथन किसका है, तो शेरशाह सूरी का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में हम चर्चा करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही हम सभी जो फल फ्रूटों में किस प्रकार के अमल पाए जाते हैं, कौन में किस चीज़ में किस प्रकार का अमल पाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा ही करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अमल पाया जाता है। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको ऑप्शन में दे रखे हैं टाइट्रिक अमल, साइट्रिक अमल, मौलिक अमल और एस्टिक अमल। ये कई बार इस अमलों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कौन सा अमल पाया जाता है। हम बात करते हैं टाइट्रिक अमल। टाइट्रिक अमल किस में पाया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो टाइट्रिक अमल आपको आंसर देना है अंगूर और इमली में। इसमें अंगूर और इमली में, अंगूर और इमली में कौन सा अमल पाया जाता है, टाइट्रिक अमल पाया जाता है। अंगूर और इमली में टाइट्रिक अमल पाया जाता है। जबकि आपको पूछ लिया जाए साइट्रिक अमल, साइट्रिक अमल किस में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अमल पाया जाता है। किसमें, खट्टे फलों में। खट्टे फलों में कौन सा अमल पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे संतरे में कौन सा अमल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है, साइट्रिक अमल।
खट्टे जितने भी फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं मौलिक अम्ल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो सही होगा, मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाए एक बेंजोइक अम्ल, कौन सा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो घास में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। किस में दोस्तों? घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल किस में? घास में। और एक ऑप्शन आपको डी दे रखा है कि एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो अचार में काम में लिया जाता है ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस में? दूध व दही में। वह दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है या फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये किस में पाया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस में पाया जाएगा? फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में यह पाया जाता है। किस में? चींटी व बिच्छू के डंक में यह पाया जाता है। किस में आपसे पूछ लिया जाए तो चींटी वह बिच्छू के डंक में। चींटी व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारे जो मूत्र होता है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। कौन सा आपसे पूछ लिया जाए? यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हो चाहे आपकी आरपीएफ की भर्ती हो, इन सभी भर्तियों में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो दोस्तों, क्या था? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेव में कौन सा अम्ल पाया गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन था टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल दो ही चीजों में पाया जाता है, किस किस में? अंगूर में और इमली में। आप कहोगे सर खट्टा फल तो अंगूर भी है, परंतु अंगूर में साइट्रिक अम्ल क्यों नहीं है? तो ये साइट्रिक अम्ल के अंतर्गत भी आ सकता है। खट्टे जितने भी फल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? साइट्रिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको टाइट्रिक ऑप्शन में नहीं दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको क्या आंसर करना है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। जबकि साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में जैसे आपका हो गया क्या, नींबू हो गया, संतरे हो गए, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अम्ल, तो हमारे क्वेश्चन का तो आंसर था सेव में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका जो हमारा होता है उसमें क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए सर बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो हमारा जो घास फूस होता है, घास उगता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है कि दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है लैक्टिक अम्ल, दूध और दही में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बिच्छू व चींटी के डंक में आपसे पूछ लिया जाए कि बिच्छू और चींटी के डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो यूरिया या यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? यूरिक अम्ल। तो ये था आपका साइंस का प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में इसी रूप से, इसी प्रारूप से हम कक्षाएं आपके लिए लेकर आएंगे।
परंतु आपका भी एक फर्ज बनता है, आप जो क्वेश्चन कमेंट के लिए दिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताया करो। और फिर भी यदि आपको कोई कक्षा में कोई कहीं पे दिक्कत आती है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो और हमें कौन सा टॉपिक आगे पढ़ाना है। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम ये इन टॉपिकों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से पीछे के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे की कक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए आप यदि चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियों के नोटिफिकेशन है और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन है वो इसी चैनल पे आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप विश्वास बनाए रखें, आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इतने बेहतर तरीके से कराते हैं ताकि आपको याद करने में सुगमता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में इसी प्रारूप को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।